आज हम डिस्कस करेंगे साउंड में ही, जैसे साउंड चैप्टर है हमारा, इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ वगैरह, जिसके हम डायग्राम बना सकते हैं साउंड में। आज हम वो सारी की सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। एम्पलीट्यूड, जैसे कि तुमने कभी साउंड कैसे देखे होंगे, डायग्राम कुछ ऐसे करके एक साउंड वेव जा रही है, तो इनके कैसे कैसे लॉजिक बनते हैं वो सब देखेंगे। और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ऑसिलेशन, ये सब कुछ एक एक बार में डिस्कस करेंगे, डायग्राम से ही समझेंगे सारी चीज़ें। उसके बाद इसको एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मैं तुम्हें पहले एक साउंड वेव ही बता दूँ कि साउंड वेव क्या होती है। साउंड वेव तुम्हें पता है कि एक कंप्लीट वेव होती है, पर फिर भी बताना पड़ेगा कि कितना होता है उसका, जिस हिसाब से वो कंप्लीट होती है साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव का मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं। जैसे ये एक साउंड वेव है, ऐसे ऐसे करके आगे जा रही है, ऐसे करके, ठीक है। ये हमारी एक साउंड वेव है। अब हमें इसी से कई सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखो, सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तो मतलब एक साउंड वेव का तो मैंने एक डायग्राम बना दिया। अब इससे जो हमें चीज़ें समझनी है उस पर आते हैं। देखो, सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड डिस्कस करते हैं। देखो, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। जैसे कि एक साउंड वेव है हमारी, ये इसकी हाइट कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक हाइट है, ठीक है। इसकी जितनी भी हाइट है, चाहे यहाँ से देख लें चाहे यहाँ से देख लें, ये बराबर होती है। थोड़ा मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया, ये बराबर होंगे हमेशा। यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी जो मैक्सिमम हाइट है ना उसकी, उसको उसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है। या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से उस वेव ने प्रोपेगेट करना शुरू किया है, वहाँ से उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हाइट तक जा रही है वो, ठीक है। तो वो होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। डेफिनेशन सिंपल सी, अगर तुम ऐसे लिखना चाहो द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ साउंड वेव, तो भी चल जाएगा। मैं तुम्हें एक प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूँ। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ साउंड वेव from where the wave is from where wave starts propagates। इसका मतलब है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ साउंड वेव वेयर द वेव स्टार्ट प्रोपेगेट, यानी कि जब जहाँ से उस साउंड वेव ने चलना शुरू किया, वहाँ से उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ तक जितनी उसकी मैक्सिमम हाइट है, वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड का एक और सिस्टम भी है, जैसे कि जितना ज़्यादा इसका एम्पलीट्यूड होगा, उतनी ज़्यादा साउंड हमें तेज सुनाई देगी, ठीक है। ये इसके की पॉइंट्स में लिख लेते हैं हम लोग। लार्जर द एम्पलीट्यूड, louder the louder the sound, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा इसकी हाइट होगी ना, उतनी तेज कोई चिल्ला रहा है। जैसे कि मान लो, अगर कोई आदमी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, तो उसका साउंड वेव कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और अगर कोई बहुत धीरे धीरे बोलता है, तो उसकी साउंड वेव इस टाइप से बनेगी। मतलब जितना ज़ोर से कोई चिल्लाएगा, जितनी हाइट ज़्यादा इसकी होगी एम्पलीट्यूड की, उतनी ही ज़्यादा आवाज़ बहुत हमें तेज सुनाई देगी, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एम्पलीट्यूड। अब बढ़ते हैं इसके वेवलेंथ पे भी डिस्कस करेंगे, ये करके डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पे आते हैं इसके दूसरे टॉपिक पे कि वेवलेंथ क्या होती है। अब देखो, वेवलेंथ पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ। वेवलेंथ के बारे में डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा, पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, वेवलेंथ क्या होती है, जहाँ पे हमारी एक कंप्लीट साउंड वेव पूरी होती है, उस स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा वेवलेंथ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये साउंड वेव है, ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से प्रोपेगेट होना शुरू हुई, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे जाके कंप्लीट हो गई। मतलब क्या, जैसे 50% ये है, 50% ये है, जब ये पूरी होती है तब जाके एक कई साउंड वेव बनती है। अब जैसे कि ये एक पूरी वेव है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट साउंड वेव है, तो इसकी वेवलेंथ यही हो जाएगी। वेवलेंथ क्या होती है, जहाँ पे एक जो वेव है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है ना, कंप्लीट द मेजरमेंट या फिर लेंथ ऑफ अ कंप्लीट साउंड वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। और जो ये है, मान लो दूसरी, इसकी ये आधी वेव है, कोई भी जो इसके सामने आएगी वो मिल जाएगी ना जब इसके साथ, तब जाके इसकी भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मतलब ऐसे करके हम उसको जज करते हैं। देखो, वेवलेंथ की डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट साउंड वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। इसकी जितनी भी डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यही उसकी वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं ओसिलेशन, देखते हैं कि ओसिलेशन क्या होती हैं, और ओसिलेशन के साथ साथ हम फ्रीक्वेंसी भी देख लेंगे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। सबसे पहले देखो ओसिलेशन क्या होती है, मैं तुम्हें यहीं से समझाता हूँ। ओसिलेशन क्या होती है, जैसे कि एक साउंड वेव है, जब भी कोई चीज़ एक अपने आप को रिपीट करने लगती है ना, तो उसको हम ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई, जैसे मैं पेन घुमा रहा हूँ ऐसे-ऐसे करके, वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो एक पॉइंट तक यहाँ तक तो सही चला ऐसे करके, ठीक है? लेकिन जहाँ से जब उसने रिपीट करना शुरू किया, वहाँ से उसके ओसिलेटरी मोशन शुरू हो गया था, ठीक है? तो ओसिलेशन का मतलब क्या है, जब एक साउंड वेव अपने आप को रिपीट करती है तो उसकी एक ओसिलेशन हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ये साउंड वेव यहाँ तक गई पहली, ठीक है? उसके बाद जैसे ये दूसरी बनाएगी ना, तो ये रिपीट वाला काम हो जाएगा, फिर तीसरी बनाएगी तो रिपीट वाला काम हो जाएगा। ऐसे-ऐसे करके जितनी बारी जाएगी उसको ओसिलेशंस बोलते हैं, ठीक है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेन, ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ओसिलेशंस पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में, जैसे साउंड अलग-अलग तरीके की होती है, कई होता है जल्दी-जल्दी चल जाती है, जैसे कोई बहुत स्पीड में बोलता है, तो उसकी जो साउंड वेव है वो ऐसे-ऐसे निकल गई, कोई धीरे-धीरे बोलता है, तो उसकी साउंड वेव ऐसे-ऐसे जा रही होती है, ठीक है? हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी जैसे कि अगर कोई बहुत जल्दी बोल रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, कोई जल्दी बोल रहा है, ऐसे-ऐसे करके उसकी फ्रीक्वेंसी जल्दी-जल्दी बढ़ रही है, ऑसिलेशंस, ठीक है? तो ये 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कवर करेगा, इतना। अगर 1 सेकंड में इसकी नंबर ऑफ ऑसिलेशन काउंट करें तो 1, 2, 3 मान लें, तो इसकी ऑसिलेशन कितनी है? 3, यानी कि 1 सेकंड में 3 ऑसिलेशन, तो मतलब वो फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन कर रहा है। अब मान लो कोई स्लो बोलता है, ठीक है? स्लो बोलता है तो उसकी ऐसे जा रही है, और 1 सेकंड मान लो यहीं कंप्लीट हो गया, तो 1 सेकंड में 1 ऑसिलेशन, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में एक साउंड वेव कितनी ऑसिलेशन कर सकती है, कितनी बार ऑसिलेट हो सकती है, उसको बोलते हैं हम उसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को जो एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, वो होती है हर्ट्ज, ठीक है? एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, इसको एच जेड लिखते हैं। ऐसा यूनिट मतलब अगर कभी तुम साउंड के न्यूमेरिकल करोगे तो लास्ट में जो ऐसा यूनिट लगाने के लिए काम आती है उसको एच जेड लिखोगे तुम उसको, जैसे करंट की एम्पियर होती है, लेंथ की मीटर सेंटीमीटर, तो वैसी साउंड में जो फ्रीक्वेंसी है उसकी हर्ट्ज होती है, ठीक है? अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पे। अगला है फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? तो हम डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। एम्पलीट्यूड पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, टाइम पीरियड क्या होता है? देखो टाइम पीरियड का सिंपल से एक डेफिनेशन है हमारी, उसी से डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का एक बेसिक सा ये हिसाब है कि मतलब 1 सेकंड में वो कितना ऑसिलेट कर रहा है 1 सेकंड में। ये बिल्कुल फ्रीक्वेंसी की सिस्टम वाला नहीं है। फ्रीक्वेंसी में होता है कि वो उसके जैसे ऑसिलेशन है। अब फ्रीक्वेंसी में हमें बोला है कि वो 1 सेकंड में जितनी भी ऑसिलेशंस होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन टाइम पीरियड में ये हिसाब है कि उसका एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में हो रहा है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी की बात करें, पहले मैं फॉर्मूला लिखा दूँ ताकि तुम्हें और समझ में आ जाए धीरे-धीरे। जैसे इस साउंड वेव की बात करें, अच्छा साउंड वेव के सबसे टॉप वाले हिस्से को क्रेस्ट बोलते हैं और इसको ट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है? एमसीक्यू में आ सकता है कभी, ठीक है? टाइम पीरियड की डेफिनेशन होती है, टाइम पीरियड की टाइम टेकन बाय वन ओसिलेशन। अब ये और फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, इनमें फ़र्क है। इसका मतलब क्या है कि जो एक ओसिलेशन जहाँ पे पूरी होती है उसमें कितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है, और 1 सेकंड में कितनी बार ओसिलेशन होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी से रिलेट करता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 1/f, यानी कि टाइम इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा तो थोड़ा सा डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये लगा रहा है 1 सेकंड कंप्लीट होने में, ठीक है? अब मैं बोलूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? देखो फ्रीक्वेंसी का सीधा हिसाब है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? अब 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही है? 1 और 2, यानी कि 2 ऑसिलेशन है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 2। अब इससे टाइम निकालना है, यहाँ पे मेरे को पता है अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो टाइम निकालने के लिए क्या 1/f, और f 2 है तो ये इतना, तो इतने सेकंड आ जाएगा आंसर। यानी कि टाइम पीरियड कितना है? 1/2, आधे सेकंड में
एक साउंड वेव पूरी हो जा रही है। देखो अगर तुम खुद ही सोचो कि अगर इसमें कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2 हो रही है पूरी, ठीक है, तो आधे सेकंड में 1 हो जाएगी, तो टाइम पीरियड वही तो कहता है कि 1 जितने में पूरी हो रही है। तो देखो आंसर सही आ गया, आधा सेकंड। 1 पूरी होने में आधा ही लगेगा, देख लो, क्योंकि दोनों को पूरा होने में 1 सेकंड लगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, कि फ्रीक्वेंसी बन गई हमारी कि 1 सेकंड में कितने हो गए। मान लो 1 सेकंड में हो जाते हैं 4। एक और एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4। अब इसकी 1 सेकंड की ऑसिलेशन है, 1 सेकंड का, ठीक है। इसमें बोला है हमें कि 1 सेकंड में 4 है मान लो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमें पता है, फ्रीक्वेंसी है 4। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है तो 1/4, क्योंकि 1/f होता है। 1/4 का मतलब है 0.25 सेकंड लगेंगे उसको, एक को पूरा करने में, सिर्फ एक को, क्योंकि एक का चौथाई होती है 25, हाँ सही लिखा है 0.25, यानी कि 1 सेकंड में 4 हो रही है तो 0.25 में 1 होएगी। और टाइम पीरियड मेन वही होता है कि 1 कितनी देर में होएगी। और इसी से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो तुम लोग। जैसे मान लो मैं इसी को सोल्व करूँ फ्रीक्वेंसी निकालने के तरीके से, जैसे मैं यहीं पे मान लो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना दूँ। फ्रीक्वेंसी का देखो, अगर टाइम 1/f है तो फ्रीक्वेंसी को इधर ले आओ, टाइम को नीचे भेज दो, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f 1/t बन जाएगा, ठीक है। अब इससे देखते हैं कि अगर मैं t को 2.5 रखूँ तो क्या f 4 आ जाएगा। देखते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, t कितना रखा है 2.5, तो 0.25 नीचे लिख दिया मैंने टाइम की जगह, 1/t आया हमारे पास, ठीक है। अब 2.5 के टेबल में 4 पे आता है 1, तो फ्रीक्वेंसी फिर से 4 हो जाएगी। 4 उसकी फ्रीक्वेंसी के आगे हम हर्ट्ज लगाते हैं, hz, ठीक है। आगे बात समझ में। ये था तुम्हारा टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच का थोड़ा सा कंफ्यूजन और उसका रिलेशन कैसे कैसे फॉर्मूले के हिसाब से मैं तुम्हें बता भी दिया। अब बढ़ते हैं इसके किसी अगली टॉपिक पे। दैट्स इट।